नमस्कार दोस्तों। आपको याद होगा हमने एक वीडियो बनाया था कि F-35 भारत को मिलने वाला है। लेकिन भारत ने बोल दिया कि हमें तुम्हारा F-35 नहीं चाहिए क्योंकि तुम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं कर रहे। दूसरा, आपने प्रॉमिस किया था कि आप हमें इंजन्स देंगे जो हमारे तेजस में लगेगा, वो भी आपने नहीं दिए। इसलिए आपके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। पीछे हट, क्योंकि रशिया ने हमें ऑफर कर दिया था कि भाई हमारा सुकोई ले लीजिए, हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करेंगे और आपको इंजन चाहिए, आपको इंजन डेवलप करके भी दे देंगे, आप भारत में बना सकते हैं। अब मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता शायद अमेरिका को अकल आनी शुरू हो गई है। जो बात हमने सबसे पहले बोली थी, अब इंडियन एयरफोर्स के पास एक प्रपोजल आया है कि F-35A वो ऑफर कर रहे हैं हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ। यानी कि जो 2 महीने पहले या 1 महीने पहले हमने बोल दिया था कि F-35 मोदी जी लेकर आएंगे और वो हमें ऑफर भी कर रहे हैं, वही बात हुई। अगर आपको याद होगा, पिछली वीडियो में एक मैंने उमेश जी के साथ वीडियो बनाया था कि अमेरिका में F-47 जो 6th जनरेशन फाइटर प्लेन है, वो भी उन्होंने तैयार कर लिया, वो निकलने वाला है। और उमेश जी ने तभी बोल दिया था कि F-47 निकल गया है, अब अमेरिका F-35 हमें देने की बात बोलेगा क्योंकि आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है। उनको लगता है जाती है तो जाए, की फर्क पड़ता है। अब बात करते हैं कि क्या भारत F-35 लेगा, क्या अब अभी भी डिपेंडेंसी जो है हमारी वो अमेरिका के ऊपर रहने वाली है। ये सारी बातें करेंगे कि इज इट अ राइट मूव और इंडियन एयरफोर्स इसके बारे में कितना सीरियसली बात कर रहा है। अब देखिए, 3 चीजें हैं जो आज डिस्कस करनी है। एक तो F-35 की है, दूसरा इंजन की है जो हमारे तेजस में लगना है, और तीसरा कहीं ना कहीं एक रूपरेखा बनती जा रही है कि भारत को परमानेंट सीट यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी दिलाई जाए, क्योंकि उसके ऊपर भी न्यूज आई है कि ये पहली कंडीशन है, वो है एनर्जी की। ये इसके ऊपर भी डिटेल में बात करेंगे बाद में, लेकिन अभी पहले बात करते हैं F-35 एंड इंजन। उमेश जी, जय सिया राम। जय सिया राम सुमित जी। सर, ये जो इंडियन एयरफोर्स के पास और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास जो ये प्रपोजल आई है कि भाई F-35 हमारे से ले लीजिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी हम करने को तैयार हैं, अकल आ गई है, मजबूरी है, या पुरानी टेक्नोलॉजी को अगर ट्रांसफर कर भी दिया जाए तो अमेरिका को फर्क नहीं पड़ता, इसलिए ये आउटडेटेड टेक्नोलॉजी एक तरह से हमें ट्रांसफर करने का प्रपोजल दिया है। देखिए, भारत अभी मल्टी रोल्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का टेंडर निकालने वाला है और उसके अंदर आपको मालूम है कि 114 एयरक्राफ्ट लेने का प्रपोजल है। और इसी टेंडर के अंदर मेरे मेरे हिसाब से F-35 को बिडिंग के लिए लाया जाएगा। बट अब F-35 के लिए लॉकहीड मार्टिन, भारत के इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल्स और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो ऑफिशियल्स है, उनके साथ मिलके उनको एक लाइव डेमो देने वाला है। और उसके अंदर भारत ने शर्त रख दी है कि इट विल बी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील। तो सुमित जी, ये समझना पड़ेगा ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होती क्या है। जैसे रफाल के लिए हमने किया था, इट वॉज अ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील। जो रफाल जो टर्म्स फ्रेंच गवर्नमेंट के लिए रखता है, द सेम टर्म्स विल बी देयर फॉर द इंडियन गवर्नमेंट एज वेल। अगर और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील्स में एक चीज होता है, जो टाइमलाइंस होती है वो स्पेसिफाई रहती है। इट इज अ सॉवरेन गारंटी जैसा रहता है। तो मेरा ये मानना है कि भारत ने अपने ये जो जी के इंजन से सबक ले लिया है। अब वो कोई भी डील डायरेक्टली अमेरिकन डिफेंस कंपनीज के साथ नहीं करेगी, वो लाएगी अमेरिकन गवर्नमेंट को बीच में। वो बोलेगी कि आप गारंटी दो कि आपकी डिफेंस कंपनी जो टर्म्स एंड एग्रीमेंट्स आपने डिसाइड किए हैं उसको हॉनर करेंगे। तो इसके लिए मुझे लगता है कि अमेरिका समझ चुका है भारत के कंसर्न। और मोदी, आपने देखा है कि ट्रंप ने भी बोला है मोदी इज अ टफ नेगोशिएटर। तो कहीं ना कहीं ये बात सही नजर आती है। और इसके लिए आप देखिए, लॉकहीड मार्टिन के जो लोग हैं, जो ऑफिशियल्स है, भारत के अंदर आएंगे, इसके बारे में बातचीत होगी। और उन्होंने बोल दिया है कि अगर आप 114 एयरक्राफ्ट पूरा ही लेते हो, हम यहाँ पे एक फाइनल असेंबली एंड चेकआउट पोस्ट भी बना देंगे। और आपको ये देखना पड़ेगा कि बहुत फ्यू कंट्रीज है इन द वर्ल्ड विच आर हैविंग द फ्लीट ऑफ वन, इतनी बड़ी फ्लीट है F-35 की। जापान के पास है, ऑस्ट्रेलिया के पास है, और मेरे ख्याल से इटली के पास है। तीनों के पास 100+
एयरक्राफ्ट है। और अगर भारत ने 100+ एयरक्राफ्ट ले लिए तो एक असेंबली यूनिट भारत के अंदर भी बन जाएगी। सेकंड, गवर्नमेंट डील होने से ये वही प्राइस पे हमें मिलेगा जो प्राइस पे लॉकहीड मार्टिन अमेरिकन गवर्नमेंट को बेचता है। तो ये भी बात सही हो गई है। और थर्ड, एक और एक चीज है कि टाइमलाइन जो रहेगी डिलीवरीज की, उसको ऑनर किया जाएगा, क्योंकि इसके अंदर अमेरिकन गवर्नमेंट इन्वॉल्व रहेगी। अमेरिकन गवर्नमेंट अपनी गारंटी दे रहा है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हमको अमेरिकन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की गारंटी नहीं चाहिए। वी नीड द गारंटी ऑफ द अमेरिकन गवर्नमेंट। अमेरिकन गवर्नमेंट बीच में रख के आप काम करिए। तो भारत अभी सारे सेफगार्ड्स ले रहा है, और अमेरिका ने तो यहाँ तक बोल दिया आप अपने प्राइस बता दो, हम उस प्राइस में दे देंगे आप। तो कहीं ना कहीं आपको ये सब चीजें बताता है कि अमेरिका का क्लाइम डाउन चालू हो चुका है। और आपने जैसे देखा है कि F-35 के ऊपर अभी F-35 से ज्यादा अभी F-47 आ गया, और F-47 को उनको प्रोडक्शन में लाना जरूरी है। तो उनको लगता है कि F-35 का जो है ये एक तरह से आउटडेटेड टेक्नोलॉजी बनता जा रहा है, तो इसको भारत को दे देते हैं। इनको भी 4-5 साल लगेंगे हमको पूरा कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तब तक हमारा F-47 का फ्लीट आ जाएगा। और एक तरह से इसमें नुकसान भी कुछ नहीं है, क्योंकि आप ये देखिए कि रशिया का सुकोई 57 नो डाउट अच्छा प्लेन है, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या है, रशिया के अंदर जो उनकी जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, वो बहुत ही आउटडेटेड है। उनकी जो मैन्युफैक्चर उनके पास सारे फैसिलिटीज जरूर है, पर उनका जो प्रोडक्शन प्रोसेस है ऑल आउटडेटेड है। और ये 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए आपको एक इंटीग्रेटेड सिस्टम चाहिए। मतलब आपने अगर F-5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट लिया है, तो आपको प्लेन लेना पड़ता है, उसके ऑपरेशन कमांड सेंटर देने पड़ते हैं, मतलब सारा तामझाम आपको लेना पड़ता है। रशिया अभी तक उस लेवल पे नहीं पहुंचा है। और सेकंड, आपको मालूम है कि जेलेंस्की ने अभी पुतिन पे हमला भी करवाया था। आगे जाके अगर पुतिन को कुछ ना हो जाए तो पॉलिटिकल सिचुएशन क्या बनेगी रशिया में, हमको नहीं मालूम। और हमें ये भी मालूम है कि टर्की और चाइना पाकिस्तान को आर्म कर रहे हैं। तो इस मौके पे मुझे लगता है कि एक तरह से एक वाइस चॉइस रहेगा कि अमेरिका के F-35 लेना फायदेमंद रहेगा। क्योंकि क्या होगा कि जो पूरा जो एशियन नाटो है, जो क्वाड है, सबके पास F-35 आ जाएगा। सबके बीच में सबके जो डिफेंस सिस्टम्स है इंटरग्रेट हो जाएंगे, कोऑर्डिनेटेड होगा, इंफॉर्मेशन शेयरिंग होगा। और इसी हिसाब से जब ऑपरेशन किया जाएगा चाइना के खिलाफ, एवरीवन विल डू टुगेदर। यही एक रीजन है, यही एक आइडिया है। तो भारत भी यही सोच रहा है कि स्टॉप गैप अरेंजमेंट रहेगा। हम अपना एमका जरूर बनाएंगे, अपना एमका को बंद नहीं करेंगे। हमारा एमका आएगा 2035 में, वो भी बता देता हूँ, ठीक है। और इसी के हिसाब से आपने देखा है कि कैसे अभी F-404 जो तेजस 1 के जो एयरक्राफ्ट के लिए है, वो आ चुका है। जो अ, ये तो बात की न्यूज है। एक और एक चीज है, अभी 99 इंजन तेजस 1 के लिए आया है। ये जो तेजस MK-1A है, इसके लिए हमने जी के लिए सेकंड इंजन के लिए बात की थी, F-414 इंजन, जिसमें हमने बात की थी 80% टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर। इसके ऊपर भी अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का चाबुक लग चुका है इनके ऊपर। ये काम करना चालू कर दिया है, एनहांस टेस्टिंग कर रहे हैं, फील्ड ट्रायल्स कर रहे हैं। और जैसे इंजन ऑलरेडी कुछ इंजन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास है, जो जीई ने पहले ही उनको दे दिए थे। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी तेजी होती जा रही है। हमारा जो डोमेस्टिक ये जो तेजस 1 MK ये बताया है आपने, ये 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है। जो हमने रफाल लिया था फ्रांस से, 36 रफाल, ये उस कैटेगरी का है या उससे भी थोड़ा सा बढ़िया। तो आप सोचिए ये एयरक्राफ्ट बनना भी चालू हो जाएगा बाय द एंड ऑफ 2026। जो प्रिलिमिनरी वर्जन है, जो 4th जनरेशन है तेजस 1, वो तो आ ही रहे। उसका तो अभी आप सोचिए कि 10-20 प्लेन तो हर साल आ ही जाएंगे। 4.5 जनरेशन का भी हम एंड ऑफ 2026 में हम वो बनाना चालू कर देंगे। और उसके अलावा आपने देखा है कि एमका का जो कावेरी इंजन है, उसका डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑलरेडी चल ही रहा है। और जी का जो F-414 इंजन है, वो भी अगर आ गया तो एमका को भी स्पीड अप करने की कोशिश किया जा रहा सर मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही कि 20 जनवरी से पहले ऐसा लग रहा था कि सब कुछ रुका हुआ है,
कोई भी भारत को फेवर नहीं किया जा रहा था। हम जाकर बात करने की कोशिश कर रहे थे, कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। हमें जहां से दिए गए कि आपको प्लेन भी देंगे, आपको इंजन भी देंगे, आपको डेवलपमेंट भी देंगे, कुछ नहीं किया। उल्टा एग्रीमेंट साइन करके रख लिया जैसे कि ठंडे बस्ते में रखा हो। और भारत में भंगड़े डल रहे थे कि जी कमली हैरिस आ रही है, वो बदें क्या कुछ कर देगी भारत के लिए। लेकिन उल्टा काम हुआ, उन्होंने कुछ नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप ने आकर सारी तिजोरी खोल दी कि भैया जो जो चाहिए मेरे स्ट्रॉन्ग रूम में, जो चाहिए आप ले सकते हैं। इंजन चाहिए था, आपको भी दे दिया। मार्च के एंड में ऑलरेडी वो इंजन भारत में पहुंच भी रहा है। दे हैव ऑलरेडी टेस्टेड एंड सर डिस्पैच्ड। उधर से पहुंच गया है सर। जो F-35 पहुंच गया वो है, इंजन। और हाँ। ऊपर से F-35 है। F-35 की बातें हो रही हैं। साथ में जो ये एनएसजी है, सर एनएसजी के अंदर भी जो उनके चीफ हैं, उन्होंने इंडिया की एंट्री को बैकअप कर दिया है। और आपको मालूम है कि यूनाइटेड नेशंस में अगर एंट्री लेनी है तो एनएसजी के थ्रू आपको जाना पड़ेगा। सर यू थिंक देयर इज अ बिगर प्लॉट कमिंग अप इन द माइंड ऑफ ट्रंप एज फार एज भारत इज कंसर्न? देखिए, ये जो एनएसजी ग्रुप है, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप है, भारत इसका मेंबर नहीं है। और आपको मालूम है वर्ल्ड में 3-4 ग्रुप्स है जो इसकी जो एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाई गई है। आपने सुना होगा मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम। फिर एक ऐसा ग्रुप है जिसके ऐसे 2-3 ग्रुप है। और उसके अंदर एक फोर्थ ग्रुप है जो है कि एनएसजी ग्रुप, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप। भारत इज नॉट द मेंबर ऑफ द न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप। अब आईएचईए चीफ ने बोला है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने बोला है कि इंडिया कैन बिकम द मेंबर ऑफ एनएसजी ग्रुप ऑल्सो। सर इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अ, चाइना सपोर्ट कर रहा है भारत को। और वो बोल रहा है कि नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होना चाहिए भारत का एंट्रेंस इसके अंदर। इसमें एक और एक पेच है सर, जैसे ही भारत अंदर आएगा पाकिस्तान की एंट्री की भी बात करेगा। तो कहीं न कहीं आप देख रहे हैं कि चाइना बिना अपने मतलब से भारत का सपोर्ट नहीं करता है। बट एक चीज़ है, ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और आपको मालूम होगा कि जैसे ही बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जा रहा था, तो उन्होंने भारत के जो न्यूक्लियर एजेंसीज़ है, उनके ऊपर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और इंदिरा गांधी एटॉमिक एनर्जी रिसर्च सेंटर के ऊपर जो सैंक्शंस लगाए थे, वो हटा दिए। रिमूव कर दे। और इस ये डेवलपमेंट बताता है कि भारत विल बिकम एन इम्पोर्टेंट प्लेयर व्हेन इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द एनएसजी ग्रुप एज वेल। और सर यहाँ तक रुका नहीं है। भारत के डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने भारत को न्यूक्लियर रिएक्टर्स देने की बात भी कर चुके हैं। आपको मालूम होगा 2008 में इंडिया और अमेरिका ने एक सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन किया था। ठीक है? आपको याद है, और उसको 2008 में किया था और उसको 16 साल तक उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया था क्योंकि वहाँ पे सिविल लायबिलिटी क्लॉज़ का कुछ अड़चन आ रही थी। तो इसी के कारण भारत और अमेरिका के बीच में बहुत सारे जो न्यूक्लियर कोऑपरेशन के जो चांसेस थे, वो खत्म हो गए थे। और भारत के अंदर जो लार्ज रिएक्टर्स है, वो रशिया ने हमारी बहुत हेल्प की। पर भारत को अभी चाहिए स्मॉल एसएमआर, स्मॉल रिएक्टर चाहिए, जिसके लिए अमेरिका के पास वो टेक्नोलॉजी है। और अमेरिका की एक कंपनी है हॉलटेक, उसको अलाउ कर दिया है कि भारत की 3 कंपनीज को वो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स दे सकते हैं। इसमें मेरे ख्याल से एलएनटी है, टाटा की कंपनी है, और इनकी हॉलटेक की एशियन कंपनी है, उनकी सब्सिडियरी। तो इन कंपनीज को स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर देने की बात कर दी है। बोला भी है कि आप डिजाइन भी कर सकते हैं, डेवलप भी कर सकते हैं। और ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट चीज है कि अमेरिका इज विलिंग टू शेयर इट्स स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर टेक्नोलॉजी विद इंडिया। जो ये बड़े रिएक्टर होते हैं ना सर, ये 700 मेगावाट के करीब रहता है। और ये जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर होते हैं वो 300 मेगावाट के रहते हैं। इस एसएमआर में क्या होता है ना सर, आपको यू डोंट रिक्वायर लैंड एक्विजिशन का प्रॉब्लम नहीं होता। आपने देखा होगा कि कुडम के प्रोटेस्ट हुए थे, जतापुर में प्रोटेस्ट हुआ था। बट ये एसएमआर के अंदर आपको कुछ भी लैंड की इतनी जरूरत नहीं पड़ती है। और एक चीज है, ये सब प्री फैब्रिकेटेड आता है। इसको आप लेके आइए, उधर इंस्टॉल करिए और ये काम चालू हो सकता है। तो भारतीय सरकार, अब अमेरिकन सरकार ने वो टेक्नोलॉजी भारत के साथ शेयर करने को अलाउ कर दिया। दे हैव अलाउड अमेरिकन कंपनीज टू शेयर द टेक्नोलॉजी ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स विद इंडिया।
डिजाइन एंड डेवलपमेंट बोथ। तो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट बात है। आप देख रहे हैं कि कैसे अमेरिका भारत के साथ कोऑपरेशन की बात कर रहा है। और अभी आपको मालूम है कि कल ही न्यूज़ आई है कि भारत के साथ जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है, वो भी वो मेरे हिसाब से वो कंसेंसस आ चुका है। भारत ने भी अमेरिका के कंसिडरेशंस लिए हैं, जैसे वो गूगल टैक्स हटाया है और कुछ बहुत सारे इम्पोर्ट जो बहुत ज़्यादा सेक्टर्स में जहाँ पे अमेरिका का इम्पोर्ट है $23 बिलियन का, उसमें भी ड्यूटीज कम की है। तो कहीं न कहीं आप देख रहे हैं कि F-35 की बात हुई, न्यूक्लियर डील की बात हुई, फिर बाद में हम देख रहे हैं कि किस हिसाब से कंसेंसस बिल्ड हो रहा है। तो भारत और अमेरिका के बीच में जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, वो डेवलप होती जा रही है। आपको मालूम है बाइडेन की रेजिम में हमने आईसीईटी एग्रीमेंट साइन किया था। वो एग्रीमेंट सिर्फ साइन किया था, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन में कार्रवाई की हो रही है और उसको इम्प्लीमेंटेशन भी किया जा रहा है। हाँ, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि हमको भी ट्रेड अब्यूज़र बोला जाता है, टैरिफ अब्यूज़र बोला जाता है, ठीक है। और आपको भी मालूम है कि कल इंडिया ने भी क्या किया है, इंडिया ने अभी चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स को भी अलाउ कर दिया है। आपको मालूम होगा कि बीवाईडी के लिए उन्होंने उन्होंने अलाउ कर दिया कि तेलंगाना में 85,000 करोड़ का वो प्लांट वो लोग डाल रहे हैं और बात भी कर रहे हैं कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट को कुछ सेक्टर्स में अलाउ करेंगे कि चाइना आके यहाँ पे फैक्ट्री लगा सकता है और इसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है। कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के लिए जो बीआईएस स्टैंडर्ड लगाया गया था टू प्रिवेंट चाइनीज इम्पोर्ट, उसको हटाया जा रहा है। चाइनीज ऐप को भी अलाउ किया जाएगा भारत में। तो कहीं न कहीं भारत भी एक क्लियर कट मैसेज भेज रहा है अमेरिका को कि अगर आपने बात नहीं मानी हमारी, हमको चाइना से हाथ मिलानी पड़ेगी। और आपको एक चीज़ बता देता हूँ, चाइना बात कर रहा है ऑलरेडी जापान और साउथ कोरिया से फॉर ट्रेड इम्प्रूवमेंट। तो इंडिया ने भी क्या किया, ये चाल खेल दी, अमेरिका को भी समझा दिया कि बॉस अगर आप नहीं माने तो हमको चाइना के पास जाना पड़ेगा। सर, अमेरिका बेवकूफ़ नहीं है। दे नो कि व्हाट इज हैपनिंग। भारत कौन सी गेम उनके साथ हार्ड नेगोशिएशन वाली खेल रहा है। इसलिए उन्होंने भी पहला मौका देखा तो उन्होंने बोल दिया भैया ये लो F-35 टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को तैयार हैं। आप बोलो क्या चाहिए वो करने को तैयार है। आपको प्लेन चाहिए प्लेन देने को तैयार है। अब भारत के ऊपर है कि वो क्या करे। चाइना के साथ हम हाथ जोड़ नहीं सकते। रशिया के पास अभी वो बिजी है यूक्रेन के वॉर में। हमारे पास भी कोई ज़्यादा चॉइसेस नहीं है। ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप की जो दादागिरी है उसको भी सहन करना है या उसको टेम्परेचर को कम करना है तो सामान भी हमें खरीदना पड़ेगा। वी अंडरस्टैंड। लेकिन हमारा फोकस एक ही है। हम शॉर्ट टर्म में बाहर से सामान लेकर अपनी जो गैप है एयरफोर्स का उसको पूरा करें। लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें अपना ही प्लेन निकालना पड़ेगा। उसके ऊपर तेजी से काम चल रहा है। जो काम हमें लग रहा था कि 2030 में होगा वो 2025 के एंड में नहीं तो 26 में ये हो जाएगा। ये होकर रहेगा बिकॉज मोदी जी ने ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट अपने हाथ में ले लिया है। हर रोज इसकी सुनवाई होती है कि आज प्रोग्रेस कहां तक पहुंची है। और जो मोदी जी ने काम ले लिया तो आप समझ सकते हैं पत्थर की लकीर है। उन्होंने बोला था राम मंदिर बनाऊंगा तो 2 साल में राम मंदिर बना के दे दिया। कांग्रेस होती तो 200 साल में भी पूरा नहीं होता। जैसे कि ये हमारा तेजस है 38 ईयर्स के बाद भी वो इतनी स्लो स्पीड पे चल रहा है जिसको मैं बोलता हूं राहुल गांधी स्पीड ऑफ ग्रोथ। अब आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी और ग्रोथ का आपस में कोई लेना देना ही नहीं है। सो नाउ लेट्स सी व्हाट अमेरिका डज विद अस, व्हाट रशिया विल ऑफर और भारत चूज क्या करेगा। नाउ द टेबल्स हैव टर्न्ड। उमेश जी, थैंक यू सो मच। जय सिया राम। जय सिया राम।